तो चलिए आज हम फिजिक्स के क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं। तो देर ना किए हुए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर, मतलब 31 वाला क्वेश्चन। क्या कह रहा है? अ मिरर ऑफ हाइट एज, एक मिरर है जिसका हाइट क्या है? हाइट है एज। इज केप्ट, रखा है उसको कहाँ पर? 2L डिस्टेंस अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग ऑफ हाइट एज। बिल्डिंग से मतलब जो बिल्डिंग का हाइट कैपिटल एच है उससे 12 डिस्टेंस पर हमने एक मिरर को रखा है। ठीक। एंड ऑब्जर्वर स्टैंड्स मिडवे बिटवीन द बिल्डिंग एंड द मिरर, और एक ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है। उसको कहाँ पर खड़ा किया है? मिडवे बिटवीन द बिल्डिंग एंड मिरर, मतलब बिल्डिंग और मिरर के बीचों बीच। ठीक। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल एज, मतलब स्मॉल एज का कितना मिनिमम वैल्यू रिक्वायर्ड फॉर द ऑब्जर्वर टू बी एबल टू सी द इमेज ऑफ द एंटायर बिल्डिंग इन द मिरर। मतलब हम मिरर की कितनी हाइट ले, कितनी मिनिमम वैल्यू ले मिरर की, जिसके द्वारा हम ऑब्जर्वर जिसके द्वारा ऑब्जर्वर इमेज देख सकता है बिल्डिंग का मिरर में, मिरर के अंदर। ठीक। तो ऑप्शन पढ़ लेते हैं। क्या ऑप्शन है? कैपिटल एच, बी है h/3, सी है h/4 एंड डी है h/2। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर सवाल के अनुसार एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसमें ये क्या है? ये एक मिरर है। ये एक मिरर है जो सवाल में बोला था कि स्मॉल एज हाइट का है। ठीक। मैंने यहाँ पर एक मिरर ड्रॉ किया है और मैंने यहाँ पर एक बिल्डिंग ड्रॉ किया है जो कैपिटल एज हाइट का है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये क्या है? ये ऑब्जर्वर है। मैंने एक ऑब्जर्वर ड्रॉ किया है, एक नन्हा मुन्ना बच्चा ड्रॉ किया है। तो और बोला गया है कि बिल्डिंग जो है वो मिरर से 12 डिस्टेंस पर है। देखो यहाँ पर एल और एल 12 डिस्टेंस पर है और ऑब्जर्वर उसके मिडवे है, मतलब ऑब्जर्वर इन दोनों के बीच में है। तो बिल्डिंग से कैपिटल एल डिस्टेंस पर और मिरर से कैपिटल एल डिस्टेंस पर है। तो ये ऑब्जर्वर जो बिल्डिंग का इमेज दिखेगा वो इमेज ये है। वो इमेज का हाइट भी कैपिटल एच होगा, बिकॉज हम प्लेन मिरर के जो रूल्स है, प्लेन मिरर के रूल्स से हमको पता है कि जो ऑब्जेक्ट की हाइट और इमेज की हाइट क्या होगा? सेम होगा। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस और मिरर से इमेज का डिस्टेंस भी क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पर बिल्डिंग 12 डिस्टेंस पर मिरर से है तो इमेज भी क्या होगा? इमेज भी 12 डिस्टेंस पर ही होगा। ठीक। तो यहाँ पर हमको ये देखो बिल्डिंग का ऊपर से जो इंसिडेंट रे, ये आईआर मतलब इंसिडेंट रे जो आ रहा है वो ऑब्जर्वर की आंखों में, ऑब्जर्वर तो आंख से ही देखता है, तो ऑब्जर्वर की आंखों में जो रिफ्लेक्टेड रे आएगा उसको मैं पीछे बढ़ा दूंगा तो वो इमेज की पोजीशन, इमेज की एक मतलब ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाएगा। रिफ्लेक्टेड रे को पीछे बढ़ा दूंगा तो ये इमेज क्या है? ये इमेज वर्चुअल इमेज। आपको पता होगा कि प्लेन मिरर क्या इमेज बनाता है? वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इरेक्ट लैटरल ऐसे इमेज बनाता है, आपको पता होगा। तो यहाँ पर भी मैंने बिल्डिंग के जो नीचे से है, नीचे से एक इंसिडेंट रे गया है और रिफ्लेक्टेड इंसिडेंट रे मिरर पर पड़ा है और रिफ्लेक्ट होकर ऑब्जर्वर की आंखों में गया है। और ऑब्जर्वर को रिफ्लेक्टेड रे को मैं अगर पीछे बढ़ाऊँ तो ये इमेज का चित्र, इमेज का डायग्राम बना देगा। ठीक। ये तो समझ में आया। तो यहाँ पर बोला गया है कि देखो इतना मिरर का अगर हम इतना सा हिस्सा लेंगे तो ही हमको इमेज दिख जाएगा। इतना हिस्सा, इतना बड़ा मिरर लेने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम ये ए बी, मैंने ये ए बी पॉइंट मार किया, यहाँ को ए और इसको बी पॉइंट, अगर हम मिरर की ए और बी सिर्फ इतना सा हिस्सा ले तो हमको इमेज पूरा पूरी दिख जाएगा। ठीक। पूरा मिरर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ए बी हिस्सा लेने से ही काम बन जाएगा। ठीक। तो हमको यही पूछा है कि ए बी हिस्सा जो है उसका लेंथ कितना है, वो कितना लेंथ पर है। ठीक। तो मैंने यहाँ पर इस एंगल को मैंने थीटा मान लिया है। तो हमको पता है टैन थीटा बराबर क्या है? टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। टैन थीटा बराबर क्या है? टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर, पी मतलब परपेंडिकुलर एंड बी मतलब बेस। ठीक। तो यहाँ पर मैंने थीटा लिया है तो टैन थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। यहाँ पर देखो, यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या है? मैंने ये छोटा सा ट्राइंगल लिया है
मैंने यहाँ पर ये छोटा-सा ट्रायंगल लिया है, ये देखो ये छोटा-सा ट्रायंगल। तो इस ट्रायंगल के अनुसार टैन थीटा, ये तो थीटा है, तो टैन थीटा परपेंडिकुलर यहाँ पर ए बी क्या है, ए बी परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, ये देखो ये बेस है। ये क्या है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये बेस। तो ए बी परपेंडिकुलर है और बेस क्या है, बेस है एल, तो ए बी बाई एल होगा। ठीक। और अगर हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले, कितना बड़ा वाला देखो, यहाँ से ये बड़ा वाला अगर हम ट्रायंगल ले, ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले, तो क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या है एच, एच परपेंडिकुलर और बेस क्या है, बेस यहाँ से यहाँ तक बेस है, यहाँ से पूरा यहाँ तक बेस है, ये परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर एच एंड बेस क्या है एल प्लस थ्री एल, मतलब एल प्लस टू एल मतलब थ्री एल। तो बेस क्या है, परपेंडिकुलर है एच और बेस इस एंगल से मैं देख रहा हूँ, तो बेस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक बेस होगा मतलब थ्री एल। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ, इन दोनों को मैंने इक्वल कर लिया है, तो ए बी बाई एल बराबर एच बाई थ्री एल इक्वल कर लिया है। तो ए बी का वैल्यू मेरे क्या निकाला है, एच बाई थ्री, तो ए बी का वैल्यू एच बाई थ्री निकाल दिया है और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी एच बाई थ्री। समझ में आया। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हमको क्या कह रहा है, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ अ कंडक्टिंग ग्राउंडेड क्यूबिक सेल ऑफ साइड ए। तो हमने एक पॉइंट चार्ज Q को कहाँ पर रखा है, सेंटर ऑफ द कंडक्टिंग क्यूबिक सेल, मतलब जो कंडक्टिंग क्यूबिक सेल है उसमें, उसके सेंटर में हमने क्यू चार्ज को रख दिया है ऑफ, और उस कंडक्टिंग क्यूबिक सेल का साइड लेंथ क्या है, ए है। ठीक। इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग, आप इसको अंडरलाइन कर लेना कि क्या पूछा है, कंडक्टिंग पूछा है या नॉन कंडक्टिंग पूछा है, कंडक्टिंग क्या है, सेल है। ठीक। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी एट अ डिस्टेंस किसमें, एक्स, जहाँ पर एक्स ग्रेटर देन है रूट थ्री बाई टू ए के। ठीक। फ्रॉम द पॉइंट चार्ज एलोंग अ बॉडी डायगोनल ऑफ द क्यूब, मतलब क्यू चार्ज से हम अगर बॉडी डायगोनल पे जाए तो जो इस लेंथ पर इस डिस्टेंस पर हमको पूछा गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होगा। और यहाँ पर गिवन है एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस, आपको ये पता है। तो यहाँ पर ये एक डायग्राम गिवन है जिसमें ए है, ये क्या है, साइड ऑफ द क्यूब, ये जो कंडक्टिंग क्यूब है उसका साइड है ए और एक डिस्टेंस पे हमको निकालना है और इसको क्या किया है, हमने ग्राउंडेड कर दिया है। आपको एक बात पता होगी कि अगर किसी सरफेस को अगर हम ग्राउंडेड कर दे, अगर ये देखो इस सरफेस को, मतलब इस सरफेस मतलब ये पूरा जो कंडक्टिंग क्यूब है इसको अगर मैं ग्राउंडेड कर दूं, मतलब इस सरफेस में, मतलब सरफेस में पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान से सुनो, सरफेस में, मैंने क्या कहा, सरफेस में, तो भी सरफेस क्या होगा, ज़ीरो होगा। आपको पता होगा किसी भी सरफेस को अगर हम ग्राउंडेड कर दे तो उस सरफेस में पोटेंशियल हमेशा ज़ीरो होता है। एज की ग्राउंड की, मतलब जो अर्थ की हम मानते हैं कि स्टैंडर्ड वैल्यू ऑफ अर्थ जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वो ज़ीरो होता है। और किसी भी सरफेस को अगर हम ग्राउंडेड कर दें, मतलब अर्थ की सरफेस के साथ जुड़ दें, तो वहाँ पर भी सरफेस क्या होगा, ज़ीरो हो जाएगा, मतलब ग्राउंडेड से ज़ीरो हो जाएगा। और यहाँ पर हमसे क्या कहा है, कंडक्टिंग सेल। आपको पता होगा कि कंडक्टिंग सेल में जो भी सरफेस है, मतलब सरफेस पे जो पोटेंशियल है वही अंदर भी होता है, इन साइड के इक्वल होता है। कंडक्टिंग सेल के लिए मैं बता रहा हूँ, नॉन कंडक्टिंग के लिए वो और बात है। तो कंडक्टिंग सेल के लिए जो सरफेस पे पोटेंशियल होगा वही इनसाइड में पोटेंशियल होगा। जैसे कि हमें पता है कि सरफेस का पोटेंशियल ज़ीरो है, तो अंदर भी क्या होगा, अंदर जितने भी चार्ज होना कि वो अंदर में पोटेंशियल क्या हो जाएगा, पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगा। अंदर में क्या होगा, पोटेंशियल ज़ीरो हो, चार्ज प्रेजेंट है, मानता हूँ चार्ज प्रेजेंट है, बट हम लोग पता है कि कंडक्टिंग सेल में जो सरफेस का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है वही इनसाइड में होता है, तो इनसाइड में भी क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, वी इज इक्वल टू ज़ीरो।
तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हमको क्या कह रहा है? द फिगर्स इन द ऑप्शन शो द फोटो करंट जे ऑफ अ फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल वर्सेस द वेवलेंथ लैम्डा ऑफ द इंसिडेंट लाइट बीम। तो यहाँ पर हमको 4 ग्राफ गिवन है, 4 फिगर गिवन है, जिसमें कि किस किस के बीच पे ग्राफ है। जे मतलब फोटो करंट और लैम्डा मतलब इंसिडेंट लाइट बीम का वेवलेंथ, इन दोनों के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक, यहाँ पर गिवन है द लाइट बीम कैन हैव 3 डिफरेंट इंटेंसिटी I1, I2 एंड I3, जिसमें कि I1 सबसे ज़्यादा, उसके बाद I2, उसके बाद I3। तो पूछा गया है विच इज़ करेक्ट। करेक्ट ग्राफ हमको बताना है। इंटेंसिटी यहाँ पर देखो, इंटेंसिटी बताया गया है, I1 की इंटेंसिटी ज़्यादा, फिर I2, फिर I3। तो बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर 1 की ओर। देखो यहाँ पर I3, I2 एंड I1 ये तीनों डिफरेंट इंटेंसिटी है, और डिफरेंट इंटेंसिटी पर देखो फोटो करंट क्या है, फोटो करंट सेम बताया गया है। ये तो पॉसिबल नहीं है, बिकॉज डिफरेंट इंटेंसिटी पर, बिकॉज जितना ज़्यादा हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, मतलब जो लाइट बीम आ रहा है, मतलब जो इंसिडेंट लाइट बीम आ रहा है, उसका इंटेंसिटी हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन को निकालेगा, जो मटेरियल से, जो फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल से, जो फोटोन, देखो इंसिडेंट लाइट किस तरह से गिरता है, फोटोन की फॉर्म में गिरता है। हमको पता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से कि जो इंसिडेंट लाइट गिरता है वो फोटोन की फॉर्म में गिरता है, और मतलब फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पे फोटोन की रूप से वो गिरता है फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल पर। ठीक, और गिरने के बाद वो इलेक्ट्रॉन इस फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल से निकलता है, एंड इस इलेक्ट्रॉन को अगर हम यहाँ पर एक एनोड जोड़ दे और एक बैटरी जोड़ दे, तो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक करंट चलता है। फोटो इलेक्ट्रिक करंट ये फ्लो करता है। ठीक, इलेक्ट्रॉन, तो फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा, तो ही तो फोटो करंट निकालेगा। तो जितना ज़्यादा, हमको पता है जितना ज़्यादा इंटेंसिटी हम बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फोटो इलेक्ट्रिक मटेरियल से निकालेगा, और उतना ही ज़्यादा क्या होगा, फोटो करंट, मतलब जहाँ पर जे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक, और यहाँ पर देखो, यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी पर, यहाँ पर इंटेंसिटी गिवन है कि I1 ज़्यादा है, तो I1 ज़्यादा पे भी सेम है, I2 पे भी सेम है, I3 पे भी सेम है। तो जे तो यहाँ पर सेम है, अलग अलग इंटेंसिटी पर भी फोटो करंट क्या है, सेम है। तो ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर ये भी पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक, अब बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर सी की ओर। देखो यहाँ पर अलग अलग इंटेंसिटी पर अलग अलग फोटो करंट, तो ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। यहाँ पर गिवन है कि I1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, तो I1 पर फोटो करंट की भी क्या होगा, फोटो करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा। फिर I2, फिर I3, तो I1 पे फोटो करंट की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, फिर I2, फिर I3। तो ऑप्शन नंबर सी, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखो यहाँ पर वैल्यू फिर से क्या होगा, वैल्यू यहाँ पर फोटो करंट की वैल्यू है, पर यहाँ पर देखो, यहाँ पर फोटो करंट की वैल्यू, जब हम वेवलेंथ जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे, वहाँ पर इंटेंसिटी काम नहीं करेगा, इंटेंसिटी का हो गया। बट हमें पता है कि फोटो करंट के लिए एक आपको कंडीशन है कि जो थ्रेशोल्ड जो वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ज़्यादा होगा जो लाइट बीम के वेवलेंथ से, तभी क्या होगा, तभी फोटो करंट, तभी जो फोटो करंट है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वो होगा। ये न्यू का बिल्कुल उल्टा है। आप ये न्यू पढ़ते हैं, न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, आपको ये पढ़ते हैं कि फोटो जो न्यू नॉट है, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वो कम होना चाहिए, वो कम होना चाहिए और इक्वल टू होना चाहिए न्यू वेवलेंथ से, मतलब लाइट जो वेवलेंथ है उसका जो फ्रीक्वेंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से। बट वेवलेंथ की जगह अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो ये उल्टा है, मतलब जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है वो ज़्यादा होना चाहिए लैम्डा वेवलेंथ से। तो देखो अगर हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड मान लेते हैं, लैम्डा नॉट मान लेते हैं, तो अगर हम थ्रेशोल्ड से बढ़ाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक नहीं होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ से अगर हम कम वेवलेंथ अगर ले, देखो यहाँ पर हमने कम वेवलेंथ लिया है थ्रेशोल्ड से, यहाँ पर हम लैम्डा नॉट मान लेते हैं, थ्रेशोल्ड से कम वेवलेंथ लिया है, तो देखो यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिख रहा है। बट इससे आगे अगर हम बढ़े, मतलब थ्रेशोल्ड से अगर ज़्यादा वैल्यू लिए वेवलेंथ का, तो क्या होगा, तो फोटो करंट नहीं पाया जाएगा। तो ये
ऑटो करेक्ट नहीं पाया जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर ऑटो करेक्ट क्या हो गया है, 0 वैल्यू हो गया है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। एंड ऑप्शन नंबर डी में तो गलत है, बिकॉज I3 में ज़्यादा ऑटो करेक्ट नहीं होगा, I3 में कम होगा I1 से। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है एंड सही है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 हमको क्या कह रहा है, टू डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेशन क्या है, दो डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर है ऑफ डैम्पिंग कांस्टेंट। डैम्पिंग कांस्टेंट क्या क्या गिवन है, गामा 1 एंड गामा 2 क्या है, गामा 1 गामा 2 डैम्पिंग कांस्टेंट है, आर ऑसिलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी। और किस तरह से ऑसिलेटिंग कर रहा है, सेम फ्रीक्वेंसी से। क्या, सेम फ्रीक्वेंसी से। ठीक, द डिस्प्लेसमेंट्स ऑफ द ऑसिलेटर्स एट टाइम t इजिकल टू 0, मतलब t जब 0 से बड़ा है, आर इक्वल टू x1t, मतलब t टाइम पे x1 डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट डैम्प हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और सेकंड का क्या है, x2t है, मतलब x1 डिस्प्लेसमेंट है t टाइम में, x1 डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट हार्मोनिक ऑसिलेटर का, और x2 डिस्प्लेसमेंट है सेकेंड हार्मोनिक ऑसिलेटर का रेस्पेक्टिवली। ठीक, अब हमें कंसिडर क्या करना है, कंसिडरिंग x1 मतलब t जब टाइम 0 पर है तब x1 की वैल्यू और x2 की वैल्यू क्या है, सेम है। मतलब जब टाइम 0 पर है तो x1 की वैल्यू इक्वल टू x2 की वैल्यू है, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम है। मतलब वो जो हार्मोनिक ऑसिलेटर है, वो जो दो डैम्प्ड ऑसिलेटर है, वो एक ही जगह से, मतलब जब टाइम 0 पर है वो एक ही जगह से डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है। ठीक, x1 इक्वल टू x2 है, और क्या गिवन है, r इक्वल टू x1t बाई x2t, मतलब x1 बाई x2 का डिवीजन क्या है, r है। ठीक, और पूछा क्या गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसमें से इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये हमसे पूछा गया है। देखो यहाँ पर डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का इक्वेशन क्या है, ये फॉर्मूला तो आपको याद होगा कि x मतलब t टाइम पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, जब 0 मतलब स्टार्ट नहीं किया है, x इक्वल टू 0, टाइम जब 0 पर है तब की डिस्प्लेसमेंट x नॉट इंटू ई टू द पावर माइनस बी, बी क्या है, बी कांस्टेंट है, बी इंटू टी, टी क्या है, टाइम है, बाई 2 इंटू एम है, एम मतलब मास, जो मास है। यहाँ पर हमने ऑसिलेट कांस्टेंट, मतलब जो डैम्प्ड ऑसिलेटर का कांस्टेंट हमको गिवन है गामा, तो हम गामा को क्या मान लेते हैं, गामा इक्वल टू बी बाई टू एम। जैसे एम तो कांस्टेंट होगा, मास तो कांस्टेंट होगा, और बी एक कांस्टेंट ही है, तो हम गामा को गामा इजिकल टू बी बाई टू एम मान लेते हैं। ठीक, वहाँ पर क्वेश्चन में यही बोला गया है कि गामा क्या है, गामा ऑसिलेटर का कांस्टेंट है। ठीक, अब x1 दो हार्मोनिक ऑसिलेटर हमको गिवन है। फर्स्ट x1 पे हम इक्वेशन अगर लिखे इस इक्वेशन के, तो x1 टाइम t पर इजिकल टू x नॉट ई टू माइनस गामा 1, फर्स्ट डैम्प ऑसिलेशन का कांस्टेंट है गामा 1 इंटू टी, ई टू दी पावर में है माइनस गामा इंटू टी, और x2 क्या है, x2 टी टाइम पर क्या है, x नॉट इंटू ई टू दी पावर माइनस गामा 2 इंटू टी। गामा 2 क्या है, सेकेंड जो हार्मोनिक ऑसिलेटर का है, डैम्प्ड ऑसिलेटर का कांस्टेंट। ठीक, अब हम 1 इस इक्वेशन को 1 देते हैं और इस इक्वेशन का 2 देते हैं, तो अगर हम 1 को 2 से डिवाइड कर दे तो x1t बाई x2t इजिकल टू, यहाँ पर पूरा मैंने लिख लिया है, x नॉट ई टू द पावर माइनस गामा 1t बाई x नॉट ई टू द पावर माइनस गामा 2t। तो यहाँ से x नॉट से x नॉट कट जाएगा, बिकॉज यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन था कि x नॉट की वैल्यू इक्वल टू x नॉट की वैल्यू है x1 की वैल्यू 0 टाइम पर, और x2 की वैल्यू 0 टाइम पर, दोनों इक्वल है, ये गिवन है, तो यहाँ से मैंने x नॉट को x नॉट से काट दिया है। ठीक, अब इसका मान, इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है r हमको गिवन था, तो मैंने इन डिवाइड को, इन डिवीजन को, इन दोनों वैल्यू की जगह r मैंने पुट कर दिया है। ठीक, और ई टू दी पावर माइनस गामा 1t, और इसको मैंने ऊपर उठा लिया है, तो ऊपर उठा लिया है तो पॉजिटिव प्लस आ जाएगा, ई टू पावर माइनस गामा 1t प्लस गामा 2 इंटू टी। ठीक, और ई को मैंने अगर यहाँ पर ले आया, इक्वेशन के इस तरफ ले आया, तो ln लगेगा, तो ln इंटू आर होगा, तो ln इंटू आर इक्वल टू माइनस गामा 1t प्लस गामा 2t। अब मैंने माइनस टी को कॉमन ले लिया है, तो माइनस टी कॉमन लिया तो गामा 1 माइनस गामा 2 ब्रैकेट में रहेगा, तो गामा 1 माइनस गामा 2 की वैल्यू क्या होगा, गामा 1 माइनस गामा 2 इजिकल टू माइनस 1 अपॉन टी, टी को मैंने इधर ले आया है, तो माइनस 1 अपॉन टी
ln r। तो गामा वन माइनस गामा टू की वैल्यू क्या होगा, -1/t। तो इस तरह से मैंने ये सॉल्व किया है, आप देख लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, गामा वन माइनस गामा टू इज इक्वल टू -1/t ln r, ये सही आंसर होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 हमको क्या कह रहा है, एंड इंड्यूसर एल, एक इंड्यूसर लिया है एल, अ कैपेसिटर सी, एक कैपेसिटर सी, ए रेजिस्टर आर, अ स्विच एस आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमने किस तरह से कनेक्ट किया है, सीरीज में। द कैपेसिटर इज इनिशियली फुल्ली चार्ज, तो इनिशियली कैपेसिटर क्या है, फुल्ली चार्ज है। इफ द स्विच इज क्लोज एट टाइम t इजिकल टू जीरो, टाइम t इजिकल टू जीरो पर हमने क्या किया है, स्विच को क्लोज कर दिया है। देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द करेक्ट करंट I वर्सेस टाइम t प्लॉट। तो कौन सा ग्राफ सही है, हमसे पूछा गया है। तो देखो यहाँ पर t इजिकल टू जीरो पर हमें बोल दिया है कि स्विच को हमने क्लोज कर दिया है, और उससे पहले क्या था, स्विच ओपन था, स्विच ओपन था। अगर स्विच ओपन है तो करंट यहाँ से फ्लो नहीं करेगा, ठीक। तो t इजिकल टू जीरो पर क्या होगा, t इजिकल टू जीरो पर करंट जीरो आएगा, बिकॉज t इजिकल टू जीरो पे ही हमने स्विच को क्लोज किया है, उसके बाद ही तो करंट फ्लो करेगा। t इजिकल टू जीरो पर तो करंट फ्लो नहीं करेगा, बिकॉज स्विच तो क्लोज नहीं है, स्विच ओपन है, तो ओपन वायर में कभी भी करंट फ्लो नहीं करता, ये तो हमको पता है। तो इसमें से हमको पता चल गया कि जब t जीरो पर होगा, मतलब t जीरो पर होगा, उस टाइम पर I को भी जीरो पर आना चाहिए। तो ठीक है, ये ग्राफ तो ठीक है, बट ऑप्शन नंबर बी में जाओ, टी की वैल्यू जब जीरो होगा तो करंट बह रहा है, ये तो गलत बात है, बिकॉज करंट फ्लो नहीं करेगा। टी इजिकल टू जीरो पर करंट भी क्या होगा, जीरो पर आएगा, बिकॉज यहाँ पर जो वायर है वो क्या होगा, ओपन हो जाएगा, और ओपन वायर में तो करंट फ्लो नहीं करता। तो इस ऑप्शन में भी गलत है, ऑप्शन बी इज गलत। एंड ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी में भी टी इजिकल टू जीरो पर करंट जीरो है, तो ऑप्शन सी सही हो सकता है। और यहाँ पर भी टी इजिकल टू जीरो पर करंट जीरो है, तो ये भी सही हो सकता है, ठीक। अब यहाँ पर क्या बोला गया है, द कैपेसिटर इज इनिशियली फुल्ली चार्ज। तो इनिशियली कैपेसिटर में चार्ज फुल था, और धीरे धीरे अगर हम स्विच को क्लोज करें तो हमें एलसी ऑसिलेशन पता है, आपको एलसी ऑसिलेशन तो पता ही होगा। यहाँ पर LCR सर्किट है, तो LCR सर्किट में अगर हम देखें तो धीरे धीरे कैपेसिटर क्या होगा, धीरे धीरे कैपेसिटर डिस्चार्ज होना चालू करेगा। तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होते होते कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा तो करंट फ्लो करने लगे, तो एकदम से इस सर्किट में करंट फ्लो करेगा। करंट फ्लो करने के बाद कैपेसिटर का चार्ज जो है डिस्चार्ज होना धीरे धीरे कम हो जाएगा, और कैपेसिटर के अंदर जो चार्ज जो स्टोर है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और वो इस तरह से अगर चार्ज डिस्चार्ज होगा और करंट की, मतलब जब चार्ज फ्लो करेगा, चार्ज फ्लो करना मतलब ही तो करंट का फ्लो करना होता है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में जाता है उसका ऑपोजिट में ही क्या जाता है, उसका ऑपोजिट में करंट जाता है, करंट फ्लो करता है, ये हमको पता है। तो चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा तो करंट भी इस सर्किट में फ्लो करना चालू कर देगा, और धीरे धीरे करंट की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी, बिकॉज जो चार्ज है, जो कैपेसिटर में चार्ज स्टोर है उसकी वैल्यू धीरे धीरे घटती जाएगी, बिकॉज डिस्चार्ज होना चाहेगा कैपेसिटर। तो धीरे धीरे इस सर्किट में जो करंट है, करंट की वैल्यू घटती जाएगी। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर बढ़ते, बिकॉज ये और ये एक बात, ये एसी सर्किट है, ये एसी सर्किट है। आपने एलसीआर किस चैप्टर में पढ़ा है, एसी में पढ़ा है, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है। तो एलसीआर सर्किट क्या है, एक एसी सर्किट, तो यहाँ पर भी वैल्यू होगा और नेगेटिव में करंट की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर अचानक से करंट बढ़ जाएगी, बढ़ते बढ़ते धीरे 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 करके वो घटते 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 जीरो हो जाएगी। जब कैपेसिटर के पास कोई भी चार्ज नहीं, वो फुल्ली डिस्चार्ज हो जाएगा, तब इस सर्किट में क्या होगा, करंट भी जीरो आ जाएगा, ठीक। इस सर्किट में क्या होगा, टाइम के साथ साथ करंट भी क्या होगा, करंट की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। तो ये ग्राफ बिल्कुल सही है, मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ग्राफ तो गलत है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनफिनाइट मतलब करंट क्या है, करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, नहीं करंट की वैल्यू कांस्टेंट है, करंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक। और यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर करंट की वैल्यू धीरे 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 बढ़ रही है ना, अचानक से करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी फिर घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द टू ऑब्जर्वर, दो ऑब्जर्वर के हिसाब से ए एंड बी दो ऑब्जर्वर है, ठीक। द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, कैसे मूविंग कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से।
फर्स्ट ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग एल वेक्टर है एंड सेकेंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग -2 एल वेक्टर है रिस्पेक्टिव एंगुलर मोमेंटम। ठीक, जहाँ पर एल वेक्टर की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। द पोजिशन ऑफ द पार्टिकल, तो पोजिशन ऑफ द पार्टिकल गया है विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर्स ए एंड बी आर ए वेक्टर एंड आर ई वेक्टर रिस्पेक्टिवली। तो पोजीशन क्या है, आर ए वेक्टर एंड आर बी वेक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो हमसे पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, चले आओ। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, द ऑब्जर्वर्स आर नेसेसरीली स्टैटिक। सेकेंड ऑप्शन, आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर इज पैरेलल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल। थर्ड ऑप्शन, आर ए वेक्टर इज नॉट ऑन द प्लेन ऑफ आर बी वेक्टर and the path of the particle, and last option is 2r a vector plus rb vector is parallel to the path of the particle। आप लोगों को एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला याद होगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू पोजीशन आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमेशा क्या करना पड़ता है, क्रॉस प्रोडक्ट करना पड़ता है, ये पता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑब्जर्वर की अकॉर्डिंग एल वेक्टर इज इक्वल टू आर ए वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। भी क्या है, वी कांस्टेंट है, तो वी को मैंने दोनों जगह पर सेम मान लिया है। और सेकेंड में -12 वेक्टर इज इक्वल टू आर बी वेक्टर इंटू एम इंटू वी वेक्टर। आर बी क्या है, सेकेंड ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पर माइनस क्या बता रहा है, माइनस वैल्यू को नहीं, माइनस वेक्टर में डायरेक्शन को बताता है। तो माइनस को इग्नोर भी कर सकते हैं, बिकॉज माइनस क्या है, माइनस डायरेक्शन को बताता है और हमको यहाँ पर वैल्यू चाहिए। तो हाफ यहाँ पर मैंने 1 को इस 1 इक्वेशन और 2 इक्वेशन को डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर क्या निकाला है, हाफ इज इक्वल टू आर ए वेक्टर बाई आर बी वेक्टर, बिकॉज एम बी कट गया है ना, एल कट गया है। तो यहाँ से आर बी वेक्टर हमको पता चल गया, आर बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 इंटू आर ए वेक्टर। ठीक, और यहाँ पर अगर हम 2 आर ए वेक्टर के साथ आर बी वेक्टर को जोड़े ऐड करें तो 2 आर ए वेक्टर हमसे क्या निकाला है, आर बी वेक्टर। तो आर बी वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर दोनों इक्वल वेक्टर है, और हमको पता है कि दोनों अगर इक्वल वेक्टर है, दोनों इक्वल वेक्टर को अगर हम ऐड करें तो दोनों क्या होगा, पैरेलल होगा। ऑलवेज इन दोनों क्या होगा, ऑलवेज ये दोनों पैरेलल होगा। तो ऑब्जर्वर्स आर नेसेसरीली स्टैटिक, नहीं ये तो ऑप्शन तो नहीं होगा, बिकॉज नेसेसरीली बोल दिया स्टैटिक रहेगा ही रहेगा, नहीं स्टैटिक रहेगा, रह भी सकता है नहीं भी रह सकता है। ठीक, मूव भी कर सकता है, बिकॉज यहाँ पर माइनस नेगेटिव वैल्यू है। नेगेटिव वैल्यू से हमको पता चल रहा है कि वो ऑब्जर्वर मूव भी कर सकता है, बिकॉज अगर दोनों स्टैटिक होगा तो दोनों की वैल्यू पॉजिटिव आएगा, बट यहाँ पर तो पॉजिटिव नहीं दिया गया है, तो दोनों नेसेसरीली स्टैटिक होगा, रेस्ट में रहेगा, ये तो नहीं हो सकता। तो ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी क्या बोल रहा है, आर ए प्लस आर बी इज पैरेलल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल, नहीं ये भी नहीं होगा। ऑप्शन सी क्या है, आर ए इज नॉट ऑन द प्लेन ऑफ आर वेक्टर, नहीं आर ए एंड आर बी सेम प्लेन में होगा एंड पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये आर ए एंड आर बी वेक्टर मतलब जो पोजीशन है ए और बी के अकॉर्डिंग वो सेम प्लेन में होगा, वो एक ही प्लेन में होगा, और जो एंगुलर मोमेंटम निकल है वो परपेंडिकुलर होगा इस प्लेन से। बट आर ए एंड आर बी वेक्टर सेम प्लेन में होगा, और जो पाथ ऑफ द पार्टिकल, जिस पाथ में पार्टिकल जा रहा है उस पाथ के भी जो उस पाथ जो प्लेन में है उसका भी सेम प्लेन में होगा। बट जो एंगुलर मोमेंटम एल है उससे एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम परपेंडिकुलर होगा, वो अलग प्लेन में आएगा। बट ये दोनों आर ए एंड आर बी एंड पाथ ऑफ द पार्टिकल सेम प्लेन में होगा। और एंड लास्ट ऑप्शन क्या है, 2 आर ए वेक्टर प्लस आर बी वेक्टर इज पैरेलल टू द पाथ ऑफ द पार्टिकल, ये ऑप्शन सही होगा, बिकॉज ये हमने अभी अभी प्रूव किया है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है, अ मोल ऑफ मोनोएटोमिक आइडियल गैस, क्या है, मोनोएटोमिक है और आइडियल गैस है, एट 87 डिग्री सेंटीग्रेड में एक्सपेंड्स एडियाबेटिकली, क्या है, एडियाबेटिकली एक्सपेंड्स कर रहा है टू 8 टाइम्स इट्स इनिशियल वॉल्यूम से 8 टाइम्स। ठीक, कंसीडरिंग द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू हमको गिवन है, आर इज इक्वल टू 8.31 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक, द फाइनल टेम्परेचर एंड द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस रिस्पेक्टली आर क्लोजेस्ट टू। तो हमको क्या निकालना है, फाइनल टेम्परेचर निकालना है, इनिशियल टेम्परेचर गिवन है 87 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर निकालना है और चेंज इन द इंटरनल एनर्जी निकालना है।
देखो, फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हमको ये फॉर्मूला पता है कि पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक, तो हम पी वी इज इक्वल टू आर टी, जो बॉयल्स जो गैस फार्मूला है, आइडियल गैस फार्मूला है, पी वी इजिकल टू आर टी। यहाँ पर आर तो कांस्टेंट है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को निगलेक्ट करो। हम पी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, पी इजिकल टू टी बाई वी। ठीक, टेम्परेचर बटा वॉल्यूम प्रेशर इजिकल टू, तो पी के जगह हम टी बाई वी अगर यहाँ पर पुट कर दे तो इस फॉर्मूला को यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि टी वी टू द पावर गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक, तो कॉन्स्टेंट है तो टी वन वी वन गामा टू द पावर माइनस वन इज इक्वल टू टी टू वी टू गामा माइनस वन, इस तरह से लिख सकते हैं। फिर T2 को फिर T1 को यहाँ पर नीचे ले गए और V2 को इस नीचे ले आए, तो T2 बाई T1 इज इक्वल टू क्या हो गया, V1 बाई V2 गामा टू द पावर होल ब्रैकेट में हम ले सकते हैं, बिकॉज दोनों पे ही V1 पे भी गामा माइनस वन है और V2 पे भी गामा माइनस वन है, तो होल ब्रैकेट में हम ले लिए और होल ब्रैकेट के बाहर क्या है, गामा माइनस वन लिख दिए। ठीक, अब T1 की वैल्यू हमको गिवन है 87 डिग्री सेंटीग्रेड में, यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में गिवन है, तो हमको यहाँ पर केल्विन में इसको ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, तो 273 से हम इसको ऐड कर देंगे, तो 87 प्लस 273 कर देंगे तो केल्विन में आ जाएगा, और हमको T2 केल्विन में ही चाहिए। और हमको यहाँ पर बोला गया है कि V2 क्या है, V2 V1 से 8 गुना बड़ा है, तो V2 बड़ा है तो V2 के जगह हम 8 पुट कर सकते हैं, मतलब 8 इंटू V1, और ऊपर V1 है तो V1 से V1 कट जाएगा, तो मैंने सीधे सीधे 1/8 लिख दिया है, तो 1/8। और गामा की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर मोनो एटॉमिक गैस बोला गया है, तो वो हमको पता है कि मोनो के लिए क्या होता है, मोनो एटॉमिक के लिए गामा की वैल्यू 5/3 होता है। ठीक, तो गामा की वैल्यू मैंने 5/3 रख दिया, 5/3 माइनस 1 क्या होगा, 2/3, तो 1/8 का पावर 2/3 क्या होगा, 1/4 होगा, मतलब 1/8 को मैंने फर्स्ट 1/3 कर दिया, 1/3 कर लिया 1/2 आएगा, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 आएगा। ठीक, तो और यहाँ पर 360 आ गया, तो T2 का वैल्यू क्या आ गया, T2 का वैल्यू 90 केल्विन आ गया, तो T2 का वैल्यू क्या आ गया, T2 का वैल्यू 90 केल्विन आ गया। ठीक, अब हमसे इंटरनल एनर्जी का चेंज पूछा है। हमें पता है किसी भी प्रोसेस हो, चाहे वो आइसोथर्मल हो, आइसोकोरिक, आइसोबारिक या वो एडियाबेटिक हो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की वैल्यू NCV/dt ही होता है। क्या होता है, NCV/dt होता है, और यहाँ पर dt मतलब T2 माइनस T1। ठीक, तो डेल्टा U की वैल्यू इज इक्वल टू n अर्थात मोल नंबर, यहाँ पर 1 मोल गिवन है तो n की वैल्यू 1 हमने पुट कर दिया है। CV, हमको CV की फॉर्मूला, आपको CV का फॉर्मूला याद है, CV का 2 फॉर्मूला होते हैं, CV इज इक्वल टू, एक तो FR/2 होता है, आपको पता है FR/2, और एक फॉर्मूला होता है गामा की टर्म्स पे, गामा इंटू R माइनस 1, पहले गामा सॉरी FR/2 होता है, और एक होता है R बाई गामा माइनस 1। R नीचे क्या है, गामा, CV की वैल्यू होता है CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस, तो CV के 2 फॉर्मूला होते हैं, CV इज इक्वल टू FR/2 एंड CV इज इक्वल टू R बाई गामा माइनस 1। ठीक, तो यहाँ पर CV की वैल्यू मैंने FR/2 रखा है इंटू T2 माइनस T1 की वैल्यू 360 माइनस 90, पहले क्या टेम्परेचर था, 360 था, और बाद में क्या हो गया है, 90 हो गया है। ठीक, तो यहाँ पर 1F की वैल्यू और मोनो एटॉमिक के लिए, मोनो के लिए F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम, F मतलब क्या है, F मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू क्या होता है, 3 होता है, मोनो के लिए 3 आपको याद रखना है। डाई के लिए F की वैल्यू डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होता है। ट्राई एटॉमिक के लिए, ट्राई एटॉमिक अगर लीनियर हो, लीनियर के लिए 5 होता है, अगर नॉन लीनियर हो, नॉन लीनियर के लिए क्या होता है, नॉन लीनियर के लिए वो 6 होता है। ठीक, F की वैल्यू, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू याद रखना। ठीक, अब FR/2, F की वैल्यू 3 पुट कर दे, R की वैल्यू 8.31 पुट कर दे, 2 तो 2 रहेगा, और इस यहाँ पर मैंने सब्सट्रैक्शन करके 270 कर दिया है, तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, 3365 जूल वैल्यू आएगी। ठीक,
तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन नंबर ए 90 केल्विन एंड 3365 जूल। देखो थर्मोडायनेमिक्स में आपको थोड़ा थोड़ा ये फॉर्मूला याद रखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स साथ याद रखना कि डेल्टा एच बराबर क्या होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, ये याद रखना। और किसी भी प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? NCV dt होता है। क्या होता है? NCV dt। और एक गामा की वैल्यू, गामा इजिकल टू 1 प्लस, गामा की वैल्यू क्या है? तो 1 प्लस 2/f, f डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये फॉर्मूला याद रखना। फिर CV की फॉर्मूला होता है, CV की फॉर्मूला FR/2 होता है, ये याद रखना। और CV की एक और फॉर्मूला होता है, CV इजिकल टू गामा R/गामा-1, ये फॉर्मूला याद रखना। और आपको पता होगा कि CP माइनस CV इजिकल टू R, ये फॉर्मूला याद रखना। तो ये कुछ फॉर्मूला है, ये आप याद रखना थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में। ठीक, ये फॉर्मूला से ही उठ के सवाल बनता है। ठीक, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है? अ पार्टिकल मूव्स विथ फाइनाइट वेलोसिटी, एक पार्टिकल फाइनाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड एक्सेलरेशन से। ठीक, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू इस एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वेलोसिटी क्या है? परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी 90 डिग्री एंगल पर है, मतलब वेलोसिटी परपेंडिकुलर है टू इट्स एक्सेलरेशन से, एक्सेलरेशन से। तो इस बात से हमको पता चल गया कि ये क्या मोशन हो सकता है? ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही हो सकता है, बिकॉज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ये तो वेलोसिटी वेक्टर है। इस तरह तो वेलोसिटी, अगर एक पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर चलता है तो यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर उसका उसका जो पेरीफेरी है, पेरीफेरी के ऊपर होगा, पेरीफेरी से बाहर होगा। तो यहाँ पर वी वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर, और एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा। इसलिए हम इस एक्सेलरेशन को सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक, तो सेंट्रल की तरफ एक्सेलरेशन होगा और वेलोसिटी वेक्टर पेरीफेरी से बाहर होगा। तो ये देखो, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? एंगल 90 डिग्री होगा। तो वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? दोनों ही परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो इसलिए हम इसको इस मोशन को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, UCM कहते हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पूछ क्या रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टिकल इज ऑलवेज ट्रू, मतलब इस ये जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है जो पार्टिकल, उसके लिए ट्रू पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है? लीनियर मोमेंटम इज कॉन्जर्व्ड। लीनियर मोमेंटम मतलब हम इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, P इजिकल टू M इंटू V। यहाँ पर हम V वेक्टर लेते हैं। वी वेक्टर मतलब ये है वेलोसिटी, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेलोसिटी। मानता हूँ कि वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो पूरे जो मोशन है, वो पूरा जो ये पार्टिकल मोशन कर रहा है, कंप्लीट पार्टिकल जो मोशन कर रहा है, उसमें ये मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है? कांस्टेंट है। बट ये देखो, यहाँ पर वेलोसिटी का डायरेक्शन, यहाँ पर अगर आए तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। यहाँ पर अगर पार्टिकल चले तो वेलोसिटी का डायरेक्शन नीचे हो जाएगा, यहाँ पर इस साइड हो जाएगा। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, बट डायरेक्शन चेंज हो रहा है। डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम कॉन्जर्व नहीं रहेगा, बिकॉज डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो वेलोसिटी की भी, वेलोसिटी वेक्टर भी चेंज होगा, वेलोसिटी वेक्टर चेंज होगा तो मोमेंटम भी चेंज होगा। तो मोमेंटम इज अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, तो मोमेंटम की डायरेक्शन भी चेंज होगा, तो मोमेंटम कॉन्जर्व नहीं रहेगा, लीनियर मोमेंटम। ठीक, अब बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज कॉन्जर्व। यस, काइनेटिक एनर्जी कॉन्जर्व होगा। क्यों होगा? बिकॉज यहाँ पर हम फॉर्मूला से जानते हैं काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ M इंटू V स्क्वायर। यहाँ पर जो V है वो वेलोसिटी नहीं है, वो क्या है? वो स्पीड है। यहीं पर हम लोग गलतियाँ करते हैं कि इसको हम वेलोसिटी मान लेते हैं। नहीं, ये वेलोसिटी नहीं, ये स्पीड है। स्पीड मतलब वेलोसिटी का ओनली मैग्नीट्यूड, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं हम फॉलो करेंगे। ठीक, यहाँ पर सिर्फ स्पीड, हमको सिर्फ स्पीड मांगता है। ठीक, तो V क्या होगा? यहाँ पर V स्पीड है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, आपको याद रखना होगा। काइनेटिक एनर्जी क्या है? एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, नॉट अ वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट रहेगा, बिकॉज स्पीड, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड क्या होता है? स्पीड कॉन्जर्व रहता है, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा? कॉन्जर्व्ड ही रहेगा।
सेकेंड थर्ड क्या बोल रहा है, एंगुलर मोमेंटम इज कॉन्जर्व। नो, एंगुलर मोमेंटम भी कॉन्जर्व नहीं होगा बिकॉज एल इजिकल टू एल एंगुलर मोमेंटम इजिकल टू एम वी इंटू आर। एल वेक्टर है और वी भी क्या है, वेक्टर है। वी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो एंगुलर मोमेंटम का भी डायरेक्शन चेंज होगा, तो ये कॉन्जर्व नहीं रहेगा। एक्सेलरेशन इज जीरो। नो, एक्सेलरेशन यहाँ पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की मान वैल्यू क्या होता है, वैल्यू इजिकल टू वी स्क्वायर बाई आर। हमको पता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो वैल्यू होता है वो वी स्क्वायर बाई आर होता है, तो एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो जीरो नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है, टू स्फेरिकल कंडक्टर, दो स्फेरिकल कंडक्टर है ए एंड बी ऑफ रेडियस ए एंड स्मॉल ए एंड रेडियस 2a। ठीक, तो ए का रेडियस क्या है, स्मॉल ए है, और बी का रेडियस क्या है, 2 स्मॉल ए है। कंटेन माइनस क्यू चार्ज, पहले ए के ऊपर माइनस क्यू चार्ज है और बी का क्या है, 2q चार्जेस रिस्पेक्टिवली। दे कम इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। क्यों अट्रैक्शन हुआ, बिकॉज एक में नेगेटिव चार्ज है और एक में पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। सो कम इन कॉन्टैक्ट, वो दोनों कॉन्टैक्ट में आएंगे एंड इवेंचुअली मूव अपार्ट, फिर दोनों दूर चले गए। ठीक, तो पूछा क्या है, व्हाट विल द रेशियो ऑफ फाइनल चार्जेस ऑन ए एंड बी। तो ए और बी के ऊपर पहले हम इन दोनों तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किए हैं, कि इन दोनों कांटेक्ट में आ गए हैं, फिर इवेंचुअली अपार्ट हुआ है। ठीक, तो पूछा है कि फिर फाइनल चार्जेस क्या है, फाइनल चार्जेस का रेशियो क्या है ए एंड बी के ऊपर। ये दोनों डायग्राम दिया है और ऑप्शन दिया है, तो चलिए करते हैं इसको। यहाँ पर देखो मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, मैंने दो स्फीयर लिए हैं, दो कंडक्टिंग स्फीयर लिए हैं, उनके सरफेस पर Q1 चार्ज इस सरफेस के पहले वाले पर माया Q1 चार्ज है और दूसरे वाले पर Q2 चार्ज है। पहले वाला का रेडियस R1 है और दूसरे वाला का रेडियस R2 है। फिर मैंने इन दोनों को कांटेक्ट में लाया है। कांटेक्ट में लाने का मतलब ही है कि उन दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, पोटेंशियल सेम हो जाएगा, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैपिटल V है वो दोनों में सेम हो जाएगा। अगर दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल सेम करना है तो चार्ज का तो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो इन दोनों में क्या होगा, चार्ज का थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। तो नया जो चार्ज होगा उसको मैंने Q1 डैश मार्क किया है और इस वाले में Q2 डैश मार्क किया है, रेडियस सेम रहेगा। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा कि कांटेक्ट करने के बाद जो न्यू चार्ज आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, Q1 डैश बराबर R1 बाई टोटल रेडियस R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज, इन दोनों में पहले जो टोटल चार्ज था वो। ठीक, और Q2 डैश की वैल्यू क्या होगा, R2 बाई R1 प्लस R2 इंटू टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, कॉन्टैक्ट से पहले वाला चार्ज। ठीक, ये दोनों फॉर्मूला याद रख लेना बिकॉज ये दोनों फॉर्मूला से सवाल बन सकते हैं। ठीक, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फाइनल चार्ज ऑन ए पर फाइनल चार्ज क्या होगा, ए का रेडियस ए गिवन है और टोटल रेडियस क्या है, टोटल रेडियस ए का रेडियस क्या है, स्मॉल ए, और बी का रेडियस क्या है, 2a, तो 2a प्लस ए इजिकल टू 3a। ठीक, और टोटल चार्ज क्या है, ए का ऊपर चार्ज था -q और बी का ऊपर चार्ज था 2q, तो 2q प्लस -q, तो 2q माइनस q इजिकल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो q/3 आएगा। ठीक, अब हम बी पर फाइनल चार्ज निकालते हैं। बी का रेडियस 2a, टोटल रेडियस 3a एंड टोटल चार्ज ये, तो बी का क्या आएगा 2/3 इंटू q, बी का फाइनल चार्ज क्या आएगा ये। अब हमको रेशियो निकालना है, तो कौन रेशियो भी ध्यान से, कौन का कौन ऊपर और कौन नीचे, या मतलब किसका रेडियस किसका रेशियो किसके साथ। ठीक, ये याद रखना। क्वेश्चन में पूछा भी जा सकता है बी का रेडियस ए के साथ रेशियो, और वो भी ए का रेशियो बी के साथ, या इस तरह से। ठीक, तो रेशियो हमसे पूछा गया था ए ऊपर रहेगा और बी नीचे रहेगा। तो पहले मैंने ए को लिख दिया है Q/3 और फिर मैंने बी को लिख दिया है 2/3q, तो 3 से 3 कट गया, q से q कट गया, क्या आया आंसर, हाफ। तो आंसर क्या आएगा, हाफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, 1/2।
तो क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड कॉन्सेंट्रिक थीन स्फेरिकल सेल। क्या है, स्फेरिकल सेल है, इस वर्ड पर जोड़ दो, क्या है, स्फेरिकल सेल है, ठीक। ऑफ रेडाई R1 एंड R2 आर मेंटेन्ड एट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल्स V1 एंड V2 पे मेंटेन किया है। इसमें हमसे बोला है कि V1 की वैल्यू ज़्यादा है V2 से, ठीक। तो हाउ डज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वेरी विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अगर हम सेंटर से चलते गए तो पोटेंशियल की वैल्यू, पोटेंशियल कैसे कैसे वेरी करेगी उसका ग्राफ हमको बताना है। तो ये इसमें देखो दो स्फेरिकल सेल गिवन है, जिसका एक का रेडियस R1 है, दूसरा का रेडियस R2 है, V1 V2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, ठीक। तो हमको पता है यहाँ पर क्या है, स्फेरिकल सेल गिवन है। तो हम स्फेरिकल सेल के लिए जानते हैं कि सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा इन साइड भी उतना ही पोटेंशियल होगा। तो V सरफेस इज इक्वल टू V इनसाइड। ओके, सरफेस पर जितना पोटेंशियल होगा इनसाइड में भी उतना ही पोटेंशियल होगा, ठीक। तो यहाँ पर सरफेस का पोटेंशियल हमको गिवन है V1। तो सरफेस का पोटेंशियल अगर V1 है तो अंदर भी पोटेंशियल क्या होगा, V1 ही होगा। इनसाइड का भी पोटेंशियल V1 होगा और वो कांस्टेंट होगा, ठीक। मतलब पूरा अंदर ही V1 ही होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर बी पर अगर गौर करो तो यहाँ पर देखो V1 इनसाइड से यहाँ पर R1 तक, मतलब इनसाइड से सेंटर से अगर हम चले, सेंटर से चलते चलते R1 रेडियस तक, मतलब इनसाइड तक, भी सरफेस तक कांस्टेंट वैल्यू है और वो किसके इक्वल है, V1 के इक्वल है। फिर क्या होगा, फिर अगर हम बाहर जाते ही हम क्या मान लेते हैं कि पूरा जो चार्ज है, स्फीयर के ऊपर जो पूरा चार्ज है वो सेंटर में मान लेते हैं। उसको हम कहाँ पर मान लेते हैं, सेंटर पे मान लेते हैं। और सेंटर पे मान के अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकाले तो वो 1/r की तरह वैरी करता है। V इज इक्वल टू V किसके तरह बिहेव करता है, 1/r की प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। और इसका ग्राफ हमको पता है y प्रोपोर्शनल टू 1/x का ग्राफ जैसा होता है, इसका भी ग्राफ क्या जैसा वैसा ही होगा। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा। कैसा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जैसा होगा। तो इसमें देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक है, फिर R1 से R2 तक रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक। फिर अगर बाहर भी जाए, बाहर भी सेम रहेगा, चार्ज को हम सेंटर पे मान लेंगे और फिर पोटेंशियल निकालेंगे तो यहाँ पर भी रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ही ग्राफ होगा। तो V के साथ R का अगर ग्राफ करें तो ऑप्शन नंबर बी मुझको करेक्ट लग रहा है, ये सही है। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमको बोल भी दिया है कि V1 का वैल्यू ज़्यादा है V2 से। एकमात्र देखो यहाँ पर ही केवल V1 की वैल्यू जो ज़्यादा है, पोटेंशियल V1 की ज़्यादा है V2 से। यहाँ पर देखो, यहाँ पर V2 को ज़्यादा किया है, नहीं। यहाँ पर भी देखो V2 को ज़्यादा किया है, नहीं। और यहाँ पर भी देखो V2 को ज़्यादा किया है, नहीं। तो ऑप्शन से भी हमको पता चल रहा है कि ऑप्शन नंबर बी ही होगा, बिकॉज V1 की वैल्यू ज़्यादा है V2 से। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है, कंसीडर दैट इन ए फिशन of a single uranium atom 2000 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी इज रिलीज। तो एक सिंगल यूरेनियम से हमको कितना एनर्जी मिलता है, 200 मेगा इलेक्ट्रोवोल्ट एनर्जी रिलीज होता है फिशन में। एज्यूमिंग दैट द ऑल एटम्स ऑफ यूरेनियम अंडरगो फिशन। तो सारे ही यूरेनियम का एटम फिशन में जा चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज द क्लोजेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट ऑफ यूरेनियम रिक्वायर्ड फॉर अ 20,000, क्या है, 20,000 यूनिट्स ऑफ TNT एक्सप्लोजन। TNT मतलब आपको पता है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन का जो एक्सप्लोजन होता है बहुत ही डेंजरस होता है, ठीक। तो यहाँ पर दिया गया है, गिवन है कि 1 यूनिट ऑफ TNT इज इक्वल टू एफ, तो जूल। इस तरह से ये जूल गिवन है एंड 1 इलेक्ट्रोवोल्ट की वैल्यू हमको गिवन है, ठीक है। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि रिलेटिविटी लॉ से एनर्जी बराबर डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। मतलब एनर्जी मास में ट्रांसफ़र हो सकता है और मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक। ये फॉर्मूला आपको पता है। इसमें से हमको क्या हमको मास चाहिए, तो मास बराबर E/c स्क्वायर। तो E का वैल्यू मैंने पुट कर दिया है, 20,000 यूनिट हमको पता है और 1 यूनिट का एनर्जी हमको
गिवन था। भाई सी का वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड SI यूनिट में मैं रख रहा हूँ का होल स्क्वायर। अगर ये आप कैलकुलेट करेंगे तो क्लोजेस्ट अप्रोच है क्लोज टू क्लोज 1 kg की वैल्यू की तरफ आ रहा है। ठीक, 1 kg इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी 1 kg इज द करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? कंसीडर टू पार्टिकल्स ए एंड बी दो पार्टिकल है ऑफ मास एम एंड मास 2m। तो ए का मास ए पार्टिकल का मास क्या है m एंड बी पार्टिकल का मास क्या है 2m रेस्पेक्टिवली। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ए इज ए वेक्टर। मतलब ए पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो क्या है ए वेक्टर है एंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल बी विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए इज बी वेक्टर। मतलब जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है पार्टिकल बी का विद रिस्पेक्ट टू ए इज बी वेक्टर। ठीक, तो ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन है ए वेक्टर और बी ए रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू पार्टिकल ए है बी वेक्टर। तो पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ दिस टू पार्टिकल। तो सेंटर एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या है ये हमको पूछा गया है। तो हमको गिवन है कि ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या है ए वेक्टर है। ठीक, और बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है बी वेक्टर हमको गिवन है। तो हम ए का बी का एक्सेलरेशन बी पार्टिकल का रिलेटिव एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू ए को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन। वेक्टर में हम रिलेटिव एक्सेलरेशन को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ए का बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन इजिकल टू हमको गिवन है बी वेक्टर। ठीक, तो ए बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन माइनस ऑफ ए पार्टिकल का एक्सेलरेशन हमको गिवन है ए वेक्टर, तो माइनस ऑफ ए वेक्टर इजिकल टू बी वेक्टर। ठीक, तो बी पार्टिकल का एक्सेलरेशन यहाँ से क्या निकाला गया है बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। ठीक, अब हमको फाइंड करना है कि वो जो दो सिस्टम है, दो पार्टिकल है ए पार्टिकल एंड बी पार्टिकल, उन दोनों के जो सेंटर ऑफ मास होगा उस सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हमको पूछा गया है। ठीक, तो हम सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के जो फॉर्मूला है वो हम पुट कर देंगे। पहला पार्टिकल का मास मतलब ए पार्टिकल का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन इंटू बी पार्टिकल का मास इंटू उसका एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई दोनों मास की एडिशन। तो पहले वाला मास ए का मास m और b का मास क्या है 2m गिवन है, तो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। देखो मैंने m m m m एंड नीचे से m को मैंने कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर a वेक्टर बचा हुआ होगा बिकॉज a का एक्सेलरेशन हमको गिवन है a वेक्टर प्लस 2 इंटू हमको b का एक्सेलरेशन हमको यहाँ से मिल गया है b वेक्टर प्लस a वेक्टर। तो b वेक्टर a वेक्टर b वेक्टर प्लस a वेक्टर मैंने लिख दिया है और 2 + 1 को मैंने जोड़ दिया है तो 3। ठीक, अब ए वेक्टर प्लस इसको मैंने ब्रैकेट से बाहर निकाला है तो 2b वेक्टर प्लस 2a वेक्टर बाई 3। तो यहाँ से मेरे आंसर आ गया है 3a वेक्टर 2 और ए वेक्टर तो 3a वेक्टर प्लस 2b वेक्टर बाई 3। तो आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, ये आंसर होगा। तो 45 क्वेश्चन क्या है, अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, एक लिक्विड है जिसका डेंसिटी क्या है रो है, इन ए कंटेनर वेट W ग्राम। मतलब जो कंटेनर में लिक्विड है उसका वेट क्या है, उसका वेट है W। अ क्यूबिक ब्लॉक ऑफ साइड L, एक क्यूबिक ब्लॉक है जिसका साइड L है एंड डेंसिटी जिसका डेंसिटी रो भी है। तो ब्लॉक का डेंसिटी क्या है, ज़्यादा है लिक्विड के डेंसिटी से। ठीक, इज टाइड टू ए स्ट्रिंग, अब हमने इसको स्ट्रिंग से जोड़ दिया है एंड इज कम्प्लीटली सबमर्ज्ड इनटू द लिक्विड। ठीक, इफ जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सो व्हाट इज द न्यू वेट ऑफ द कंपोजिट सिस्टम एज रजिस्टर्ड बाय द वेटिंग मशीन बिलो द कंटेनर। तो न्यू वेट अब क्या होगा इस कंपोजिट सिस्टम का, मतलब लिक्विड प्लस क्यूबिक बॉडी, इन दोनों को मिलाकर क्या वेट होगा ये हमसे पूछा गया। देखो ये एक डायग्राम गिवन है, ये इससे स्ट्रिंग जुड़ा हुआ है और ये लिक्विड है, तो ये वेटिंग मशीन में कितना वेट आएगा ये हमको पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इस क्यूब का इस जो क्यूब ब्लॉक है इसका जो वेट है, वेट को कौन बैलेंस करेगा, बायनेंसी फोर्स बैलेंस करेगा। ठीक, और बायनेंसी फोर्स के लिए ही ये इस जगह पर
स्टैटिक है, रेस्ट में है, ठीक। तो हमको टोटल वेट निकालना है, टोटल वेट तो लिक्विड का वेट हमको गिवन है W प्लस इसका वेट हमको पता चल जाए तो मज़ा आ जाए। तो इसका वेट क्या होगा, इसका वेट जो मतलब इसका वेट, मैं इसका वेट mg अगर मानूँ तो mg को कौन बैलेंस कर रहा है ऊपर, ऊपर बायनेंसी फोर्स को मैंने FB से मार्क किया है। तो बायनेंसी फोर्स इसको बैलेंस करेगा और बायनेंसी फोर्स का वैल्यू क्या होता है हमको पता है, रो V इंटू जी होता है। V मतलब V इनसाइड, मतलब लिक्विड के अंदर वो ब्लॉक कितना डूबा हुआ है, कितना वो डूबा हुआ है उसका वॉल्यूम, उसका वॉल्यूम क्या होता है V लेते हैं हम। और रो किसका रो लेते हैं, लिक्विड का रो लेते हैं। बायनेंसी फोर्स में लिक्विड का रो लेते हैं, मतलब लिक्विड कितना डिस्प्ले, ब्लॉक के द्वारा लिक्विड कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको ही हम बायनेंसी फोर्स कहते हैं। बायनेंसी फोर्स मतलब जो वेट, जो फ्लूइड का जो लिक्विड का वेट है वो ब्लॉक के द्वारा कितना डिस्प्लेस्ड हुआ है उसको ही हम बायनेंसी फोर्स कहते हैं। बायनेंसी फोर्स की वैल्यू होगी रो V इंटू जीरो, मतलब लिक्विड का डेंसिटी, इंटू V मतलब जितना वॉल्यूम उस ब्लॉक का लिक्विड के अंदर है, और G मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर बायनेंसी फोर्स का वैल्यू क्या होगा, लिक्विड का जो डेंसिटी है वो क्या गिवन है, रो गिवन है, तो हम यहाँ पर रो बैठा देते हैं। और लिक्विड के अंदर ये पूरा ब्लॉक, ये पूरा क्यूब आ गया है, तो इस पूरा क्यूब का हमको वॉल्यूम लेना होगा। और क्यूब का वॉल्यूम आपको पता होगा फॉर्मूला कि वो लेंथ का क्यूब होता है, और यहाँ पर लेंथ गिवन है L गिवन है, तो हम यहाँ पर वॉल्यूम की जगह पर L क्यूब बैठा देते हैं और इंटू जी, ठीक। तो W तो लिक्विड का वेट है प्लस रो L क्यूब इंटू जी आएगा, मतलब ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो मैंने ये सर्किट वाला जो क्वेश्चन था ये मैंने छोड़ दिया बिकॉज मुझसे ये नहीं हो रहा है। आपको अगर आप ये क्वेश्चन कर पाए तो प्लीज़ 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 मुझे भी पढ़ाना, बिकॉज मुझसे ये नहीं हो रहा है, ठीक। और बाकी सारे मैंने कर दिया है। तो इसी के साथ हमारे सारे फिजिक्स के क्वेश्चन हो गए हैं, और अगर आपको कोई डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट में हमको बताइए, और थैंक यू।